Jyoti Shukla and we are here to study Public Administration. तो जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ द यूनिट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और आज का जो थिंकर है विच वी आर डिस्कसिंग ही इज़ चेस्टर बर्नार्ड। तो जो चेस्टर बर्नार्ड थे उन्होंने सिस्टम्स अप्रोच दिया था। तो जो सिस्टम्स अप्रोच थ्योरी है उनकी बाय चेस्टर बर्नार्ड इट विल बी डिस्कस्ड हियर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द सिस्टम्स अप्रोच। तो सिस्टम्स अप्रोच वॉज बेसिकली गिवन बाय द चेस्टर बर्नार्ड और ये जो इनकी सिस्टम्स अप्रोच थी इट वॉज बेसिकली अ सोशल सिस्टम थ्योरी। सो द सोशल सिस्टम थ्योरी वॉज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड टू द मैनेजमेंट आर ओवरवेलमिंग। तो ऐसा कहते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे टुवर्ड्स द मैनेजमेंट इट वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाई इट वॉज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी अपनी थ्योरी के थ्रू मैनेजमेंट को समझने के लिए, उसमें जो ह्यूमन अप्रोच थी, जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच थी, उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो हिज बुक फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न मैनेजमेंट एरा एंड ऑल्सो इन द प्री मॉडर्न मैनेजमेंट एरा जो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी विच वॉज द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट वॉज रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन द मैनेजमेंट। एंड वाई इट वॉज रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो अपना जो थ्योरी थी मैनेजमेंट को लेकर के उसमें जो अप्रोच थी इट वाज अ सोशल सिस्टम अप्रोच। ठीक है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है हिज एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट इज ट्रूली अ सोशल सिस्टम अप्रोच। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा था और उसी फॉर्म में उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज़ नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर वो सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, बट सिंस वहाँ पे लोग काम करते हैं इसलिए उसको एज अ सोशल सिस्टम देखना और समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So his approach towards the management, it was having a social system approach and the non-logical factors also influence human behavior in the organization. And also he said that some of the non-logical factors जो होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपका environment हो गया, लोगों के बात करने का तरीका हो गया, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, ये जो कुछ non-logical factors होते हैं they are also play a very important role in influencing the human behavior. And since he paid very much importance to the human behavior, तो जो इनकी approach थी it was about the social system and hence it was called the systems approach या फिर social system theory by the Chester Bernard. Fine. So the social system theory was given by the Chester Bernard and it was called the social system theory. Why? Because he laid very much importance towards this social system और उन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमें एज अ सोशल सिस्टम ही देखना चाहिए। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी इट इज़ अ सोशल सिस्टम। तो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में अलग अलग रोल, अलग अलग लोग होते हैं एंड दे ऑल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, सिमिलरली देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्कर्स होते हैं एंड एवरी वर्कर इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन एंड हेंस द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम। सो दिस थ्योरी वॉज कॉल्ड द सोशल सिस्टम थ्योरी और ये उन्होंने प्रोपाउंड किया था किसमें? In his book Functions of Executive. So Chester Bernard he wrote a book which was called the Functions of Executive. उस Functions of Executive की book में he gave the theory which was the social system theory. Social system theory इसलिए कहलाया गया था because when he viewed the organization then he viewed the organization from the social aspects. कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रख के उन्होंने थ्योरी बनाई थी, इसलिए इट वाज नेम्ड एज द सोशल सिस्टम थ्योरी। ओके, नाउ व्हाट वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द चेस्टर बर्नार्ड? सो व्हेन द चेस्टर बर्नार्ड वाज गिविंग हिज थ्योरी फॉर द मैनेजमेंट, सो व्हाट वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस? तो इनके कुछ 7-8 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और इन 7-8 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो पहला वाला था इट वाज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So what was the concept of organization according to Chester Bernard? So Bernard suggested that the classical concept of the organization does not fully explain the features of organization. Okay. So he said कि जो हमारा classical view था organization को लेकर के वो जो है fully explain नहीं करता है किसी भी organization के features को लेकर के। He has a different opinion about the concept of the organization. Then he has defined formal organization as a system consciously coordinated activities or courses of 2 or more persons. And he defined that a formal organization, जो एक formal organization होता है वो क्या है? It is basically a system which is consciously designed
टू फॉर्म द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ और कोर्सेज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। की एक ऑर्गेनाइजेशन वो जगह होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक सिस्टम को बनाया जाता है कॉन्शियसली, और उसमें कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ में करते हैं और एक कॉन्शियसली सिस्टम को बनाया जाता है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड इट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। और उन्होंने कुछ कंडीशंस भी गिवन की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के होने के लिए देयर हैज़ टू बी सर्टेन कंडीशंस। So what was those conditions? There are 3 conditions which were given by Chester Bernard. These are, the first one is these are persons able to communicate each other, they are willing to contribute to action and they attempt to accomplish a common purpose. Now when he was defining the organization, then he said that there are 3 following conditions which are a prerequisite for an organization. कि एक organization को बनाने के लिए 3 जो पर्टिकुलर कंडीशंस है उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तीनों कंडीशंस ये हैं कि अगर वहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि होंगे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो, बिकॉज जो पहले डिफाइन किया था कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि इफ़ देयर आर 2 और मोर पीपल who are conscious who are having a coordinated activities and there is a consciously designed system. Okay. सो अगर 2 से अधिक लोग होते हैं तो उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर आर पर्सन्स एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर, जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दे आर विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्शन एंड प्लस दे आर रेडी टू वर्क, दे आर रेडी टू परफॉर्म। ठीक है, कि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑब्वियसली वो किसी पर्पस के लिए हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, दे अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस, दैट देयर आर 2 और मोर पीपल, there has to be a proper communication between them, then they should accomplish a common purpose. एक common purpose को achieve करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, और अगर वो काम करेंगे तो definitely they should be willing to contribute a action, कि किसी एक एक्शन को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग विलिंग होने चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करने के लिए ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं कि पहले तो देयर आर पर्सन्स एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर, कि लोगों के बीच में जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, कि अगर लोग आपस में ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजंस हैं या फिर कोई फंक्शंस हैं वो आपस में फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से काम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एंड सेकेंड इज़ दे आर विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्शन, कि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो फिर दे शुड बी विलिंग टू वर्क, दे शुड बी विलिंग टू परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट वांट टू वर्क, यू डू नॉट विश टू परफॉर्म, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। इफ़ यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन देन यू शुड बी विलिंग टू परफॉर्म। देन दे अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस एंड दे ऑल शुड अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस, कि किसी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ही वो लोग काम कर रहे हैं, चाहे आपकी ये कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका जो भी टारगेट होगा उसको अचीव करने के लिए सब लोग काम करेंगे, और अगर कोई आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो भी एंड रिजल्ट होगा, किसी प्रोडक्ट को बनाना या उसे बेचना या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड कराना, तो उसके अकॉर्डिंगली सबका एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। फाइन, सो इट वॉज हिज फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द चेस्टर बर्नार्ड विच वॉज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। नाउ द सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन. The second contribution given by the Chester Bernard was the formal and informal organization. So he said, Bernard suggested that executives should encourage the development of informal organization to serve as a means of communication. Now we all know that there is a formal organization and an informal organization. तो जो formal organization होती है उसमें जो काम है उसको बहुत ही फॉर्मली किया जाता है। जैसे कि अगर एक ऑफिस की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस की, तो एक गवर्नमेंट ऑफिस हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें अलग अलग हायरार्कियल लेवल होता है, अलग अलग पोजीशंस पे लोग होते हैं, और हर एक जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, उनसे ऑर्डर्स लेता है, और अपनी जो वो रिपोर्ट देते हैं मोस्टली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट्स, राइट। चाहे वो लेटर्स का देना होगा या फिर एनुअल रिपोर्ट्स का देना होगा या फिर फाइल्स को पहुंचाना होगा, तो जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, रिटन और ईमेल्स।
आज के टाइम पर ईमेल्स में भी होता है, या फिर जो फाइल्स होंगी आपकी वो कंप्यूटर पे होती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे ऑर्डर लेने का या फिर जो काम हो गया है उसकी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर हायरार्की में देने का, इट इज़ इन अ रिटन फॉर्म, इन एन एविडेंशियल फॉर्म, ठीक है। और अगर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ वो होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ बातों के थ्रू भी हो सकता है। लाइक इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव टू गिव अ रिटन ईमेल टू टेल माई सबॉर्डिनेट कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, एंड नीदर माई सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू reply me with the same email, via same email, that the work has been done. Okay, so चेस्टर बर्नार्ड का कहना ये था that the executive should encourage the development of the informal organization, कि जो informal organization होता है जहाँ पे आप verbal communication के थ्रू भी अपनी बातों को कह सकते हैं या फिर आप काम को स्मूथली करा सकते हैं, तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कैसे डेवलप होगा? by a means of communication, that if you're communicating with someone and if you're communicating with someone in a verbal manner rather than going through the written basis, कि आप written mode of communication को बहुत ज़्यादा फॉलो ना करके अगर आप एक verbal mode of communication को फॉलो कर रहे हो, तो पहली बात तो ये कि काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी होगा। कि आपने अगर किसी अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम सौंपा और आपने उसको बोला कि ठीक है आपको ये काम एक हफ्ते के अंदर करके कंप्लीट करना है, एंड देन आफ्टर 1 week इफ दैट वर्क इज़ डन एंड दैट सबॉर्डिनेट इज़ कमिंग अप टू यू टेल यू कि ओके फाइन कि वो काम भी हो गया है और उसकी जो भी फाइनल रिपोर्ट्स है वो आप 1-2 पेजेस में आके उसको दे देते हो। सो उससे ये होता है कि जो कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ब्रिंग कोहेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इफ़ दे आर मेकिंग अन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कम्युनिकेशन, तो लोगों के बीच में एक कोहेशन होता है। कोहेशन यानी कि वो आपस में जुड़ते हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स एक दूसरे को अपने से ज़्यादा क्लोज समझते हैं कि ठीक है सारे मेंबर्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं अगर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में। And to protect the individuals from the dominance and onslaught of the organization. And also this informal organization should be promoted in an organization to protect the individuals from the dominance and onslaught of organization. कि अगर हमें अपने इंडिविजुअल्स को अपने एम्प्लॉयज़ को डोमिनेंस से बचाना है, इफ़ वी डू नॉट वांट कि अगर कोई एक सुपीरियर है और वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करें, उनसे रूडली बिहेव ना करें या फिर उनको ऐसे ऑर्डर्स ना दें जैसे कि लोगों को लेना पसंद ना हो, एंड ऑन द स्लॉटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा ना लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑर्डर्स ले करके एकदम बोझ के नीचे दब गए हैं, राइट। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवॉइडेड। और अगर हम एक बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं तो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि लोगों को बेटर फील होगा, एक कोहेसिवनेस बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने इंडिविजुअल्स को ये बता सकते हो कि आप काम कर सकते हो विदाउट एक्चुअली डोमिनेटिंग देम, उनको बिना डोमिनेट किए, उनको बिना रूडली पेश आए अगर आप उनसे अच्छे से काम ले सकते हो, देन दैट इज़ अ बेटर सिचुएशन। देन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन देम। और ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए और इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन भी होता है, राइट। सी द पॉइंट ऑफ सेइंग दैट अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, तो वो अपने आइडियल फॉर्म में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वहाँ पे हायरार्की है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस दी गई हैं, काम को करने का एक प्रॉपर तरीका है, देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, हर एक चीज़ का प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे एलिमेंट्स है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। बट इट इज़ सेड कि उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय मीन्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इन्वायरमेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट करना चाहिए to bring people together, to create an interactive environment, to make the people feel more confident और उनको अपने superiors की dominance से बचाने के लिए और एक बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए।
एंड एट द सेम टाइम ये जो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, इनके बीच में देयर इज अ प्रॉपर इंटरेक्शन और एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलता रहता है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है. Like the formal organization cannot properly function, effectively function without the informal one, और जो informal organization है it also cannot solely work without the formal organization. कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक मीटिंग हुई और मीटिंग में सीईओ ने कहा कि ठीक है दिस वर्क शुड बी डन विद इन अ वीक और समथिंग, और फिर बाद में अगर उसकी काम होने के बाद भी कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आती है, एविडेंशियल रिपोर्ट नहीं रहती है, तो फिर वो भी एक जो सिचुएशन है वो एक ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं मानी जाएगी. सो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. सो इट वॉज द सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड विच वॉज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Now we move to the next one, which is the elements of organization. Now, according to Chester Bernard, he said that there are 4 elements of the organization. Now, what are these 4 elements? A system of functionalization so that the people can specialize. सो चेस्टर बर्नार्ड ने ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताया. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसीव्ड एज. फिर सेकेंड था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. अब चेस्टर बर्नार्ड का कहना था कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन से एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? देन ही सेड दैट देयर आर इम्पॉर्टेंटली 4 एलिमेंट्स. जो पहला है अ सिस्टम ऑफ फंक्शनलाइजेशन सो दैट पीपल कैन स्पेशलाइज. कि एक फंक्शनलाइजेशन का एक सिस्टम बनाना चाहिए सो दैट पीपल कैन स्पेशलाइज. कि अलग अलग फंक्शंस अगर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और लोगों को उस अलग अलग फंक्शंस के ग्रुप में प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हर इंसान के अंदर अगर वो पर्टिकुलर काम को कर रहा है लंबे समय तक और उसका ध्यान सिर्फ वही काम करने में है, वही फंक्शंस को ऑपरेट करने में है, तो उससे स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है. राइट. अगर हम किसी एक सिंगल मैनेजर को मार्केटिंग का काम, फाइनेंस का काम और एचआर का काम, तीनों का काम सौंप देते हैं, तो उससे डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर वर्कलोड इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो इन ऑर्डर टू मेक योर वर्कफोर्स स्पेशलाइज्ड, कि हर एक आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो पर्टिकुलर काम करने के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड हो. दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड. सो अगर हम एक अलग अलग मैनेजर्स रखते हैं, इफ़ यू अपॉइंट 3 डिफरेंट मैनेजर्स फॉर 3 डिफरेंट रोल्स, बी अ मार्केटिंग मैनेजर, बी अ फाइनेंस मैनेजर, बी अ एचआर मैनेजर, सो आफ्टर वर्किंग फॉर अ कंटिन्यूअस period of time they will become specialized in their field, they will become expert of their field. So in order to gain that specialization, in order to gain that expertness, हमें फंक्शनलाइजेशन को इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि हम उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दे करके, अच्छे से एक्सपीरियंस दे करके उनको स्पेशलाइज्ड कर सकें. ओके. नाउ द सेकेंड एलिमेंट ही सेड अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव and efficient incentives to induce people to contribute to the group action. Okay, now he also said that a system of effective and efficient incentives. Now salary तो employees को दी जाती है. The employees are always paid by the salaries given by the organization, but at the same time there should be a system of efficient incentives. Now what are the incentives basically? तो incentives वो होते हैं, especially sales job में incentives का बहुत रोल होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको सैलरी तो मिल रही है, वो आपको मिलती रहेगी, बट एट द सेम टाइम यू गिवन अ टारगेट एंड इफ़ यू अकम्प्लिश दैट टारगेट एंड गो बियॉन्ड दैट टारगेट, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं. और ये जो इंसेंटिव्स हैं इसको इंट्रोड्यूस ही किया था. इंसेंटिव्स हैं वो दिए जाते हैं लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए सो दैट दे कैन वर्क मोर. Next one is a system of power which will lead group members to accept the decision of executive. Now system of power should be developed which will lead the group members to accept the decision of executive. So एक system of power एक organization में develop करना बहुत important हो जाता है so that के जो group members हैं वो जो executive हैं उसके decision को मानने के लिए फोर्स हो सके. कि अगर एक सिस्टम ऑफ पावर डेवलप नहीं होता है थ्रू द एग्जीक्यूटिव, तो ऐसे भी कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो मे बी उनकी बात मानने से इनकार कर दें, या फिर कहें हर बार जो एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना हो पाए. सो एट द सेम टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन अ सिस्टम ऑफ पावर शुड बी डेवलप्ड फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क and a system of logical decision making. And again the decision making it becomes very important. And why this decision making becomes very important?
बिकॉज हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड एवरी डिसीजन इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो डिसीजन मेकिंग इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डिसीजन मेकिंग को जो है लॉजिकली लेना चाहिए. सो द लॉजिकल डिसीजन मेकिंग becomes a part of the organization. So the elements of organization में जब चेस्टर बर्नार्ड ने कहा, so there are 4 elements of organization. पहला है कि system of functionalization so that people can specialize, कि हमें लोगों को इस तरीके से अपॉइंट करना है उनके पर्टिकुलर प्लेसेस पे कि जैसे वो अपने फंक्शंस करते रहें, एंड हेंस विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्किंग फील्ड एंड दे बिकम एक्सपर्ट. सेकेंड इज़ अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंसेंटिव्स, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करें और ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए, तो सैलरी के अलावा उन्हें अगर हम इफेक्टिव एफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं तो उससे भी हमारा काम और अच्छे से हो पाएगा. फिर है तीसरा वाला सिस्टम ऑफ पावर, इट्स नीड्स टू बी डेवलप, कि सिस्टम ऑफ पावर को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को मानने में एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम ना आए. तो then the fourth one is system of logical decision making, okay, but obviously decisions are made at every step of the organization, so logically made decision making are more fruitful for the organization. Now the next one, so the next one is the authority. Now the authority, तो जो authority का जो view था, the classical view, so Bernard does not agree with the classical view of the authority transcends from the top to bottom. तो बर्नार्ड का ये कहना था, चेस्टर बर्नार्ड का, कि जो क्लासिकल व्यू था, क्लासिकल ओपिनियन था अथॉरिटी को लेकर के, दैट द अथॉरिटी इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स टू द लोअर लेवल टू द वर्कर्स. तो ये जो एक फ्लोइंग ऑफ अथॉरिटी था फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल, ये चेस्टर बर्नार्ड को एक्सेप्टेबल नहीं था. सो चेस्टर बर्नार्ड ही गेव हिज ओन ओपिनियन, ही सेड दैट अथॉरिटी शुड वर्क इन द फॉर्म ऑफ द एक्सेप्टेंस अथॉरिटी और द बॉटम अप अप्रोच, कि अथॉरिटी को अगर हम चाहते हैं कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करे, ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो उसके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका टॉप टू बॉटम फ्लो ना हो बल्कि बॉटम टू टॉप वो फ्लो हो, और अथॉरिटी को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेप्ट करें. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, और वो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी तब आएगा जब जो एग्जीक्यूटिव है वो एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, और वो जो भी अपनी बात है वो पहले कम्युनिकेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को दे रादर दैन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, राइट. तो जब वो कम्युनिकेट करता है अपनी एक बात को बहुत अच्छे ढंग से एम्प्लॉयज़ को, और वो एम्प्लॉयज़ फिर उस चीज़ को, उस बात को मानते हैं, देन हेंस इन दिस फॉर्म एन एक्सेप्टेंस अराइजेस. तो जब वो एक एक्सेप्टेंस अराइजेस हो जाता है तो वहाँ पे उसे एक्सेप्टेंस अथॉरिटी करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो हमें ज़्यादा ध्यान इस बात पे नहीं देना चाहिए कि टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ है, जो एग्जीक्यूटिव बंदा है, वो अपनी अथॉरिटी को किस तरीके से और कितना इफेक्टिवली हैंडल करे या फ्लो करे, बट रादर देन हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो लोएस्ट लेवल पे जो वर्कर्स बैठे हुए हैं, हाउ आर दे विलिंग टू एक्सेप्ट दैट अथॉरिटी, कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम टू एक्सेप्ट इट. एंड हेंस अगर हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे एट द लोएस्ट लेवल, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट इट, तो वो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी होगा, और फिर वो जो अथॉरिटी है वो बॉटम से टॉप पे फ्लो करेगी, ना कि टॉप टू बॉटम फ्लो होगा as it was done in the classical approach. Okay, now the next one is the functions of executive. So in an organization there are various functions which are taken by the executive, but apart from them Bernard identified 3 types of functions. ठीक है, तो मेजर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जो कि चेस्टर बर्नार्ड ने जिनको वो किया था, आइडेंटिफाई किया था. उसमें है मेंटेनेंस और द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्रू द फॉर्मल इंटरेक्शंस, कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जीक्यूटिव थ्रू द फॉर्मल इंटरेक्शंस, के फॉर्मल इंटरेक्शंस के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन and where it is happening, how it is happening, all these questions can be answered only through the proper communication channels. So the maintenance of the proper communication channels should be done by the executive. Now the second function आता है securing of the essential services from the individuals to achieve the organization purpose. Okay, हमें इस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे अपॉइंट करना है, सो दैट ही कैन सिक्योर द एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, कि कौन से इंडिविजुअल को
कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे अपॉइंट करना है सो दैट उसके फंक्शंस के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव कर सकें, राइट। सो इफ़ दे आर 3 डिफरेंट पीपल, लाइक अगर हम एक ही मैनेजर को 3 काम दे देते हैं, एक ही इंडिविजुअल को हम HR का मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर बना देते हैं, सो बट ऑब्वियसली उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसकी जो नीड है वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अ पर्सन ही विल हैव मोर ऑफ द वर्कलोड एंड ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एवरीथिंग इन अ नाइस मैनर, राइट। सो कौन से इंसान को कहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंट करना है सो दैट उसकी जो एसेंशियल सर्विसेज है वो हम अच्छे से ले सकें और उसके थ्रू जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। ओके, now the third function of the executive is formulation and definition of the organizational purpose that every organization is formed because it has a purpose to serve, right? So अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो डेफिनेटली वो किसी पर्पस के लिए बनी होगी कि उन्हें क्या करना है। उन्हें स्मार्टफोन्स बनाने हैं, उन्हें टेलीविजन्स बनाने हैं, कि उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज बनानी है, कि उन्हें डिजिटल मार्केट में आना है। सो अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका जब सेटअप होता है तो उसका प्रॉपर एक गोल होता है, तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा और फॉर्मुलेशन के साथ साथ उसकी डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है गोल का, ये डिसाइड करना भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि पहली बात तो ये कि एग्जीक्यूटिव के मेजर 3 फंक्शंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम वेरियस फंक्शंस विच ही यूज टू फॉलो ऑन अ डे टू डे बेसिस। पर जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो ये हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस होना इंपॉर्टेंट है फॉर्मल इंटरैक्शंस के थ्रू। दूसरा है सिक्योरिंग ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। दूसरा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए किस तरीके से इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं सो दैट हम उनकी बेटर सर्विसेज को ले सकें और उनके यूसेज से अपने पर्पस को अचीव कर सकें। और तीसरा है फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, उसका फॉर्मुलेशन और उसकी जो डेफिनेशन है वो डिसाइड करना भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो ये 3 मेजर डिसीजंस, मेजर फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के। So the next one is motivation. So the next function comes in motivation. तो मोटिवेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही सजेस्टेड अ नंबर ऑफ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स फॉर मोटिवेटिंग पीपल, कि पहले भी चेस्टर बर्नार्ड ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की थी कि अगर हम उनको सैलरी के अलावा उनके एक्स्ट्रा काम करने पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं तो वो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल्स को ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। बट उसके अलावा उन्होंने मोटिवेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उन्होंने ये कहा कि मोटिवेशन अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ वी नीड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं देना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अलावा हम अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, तो वो है बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ पावर एंड डिस्टिंक्शन। कि अगर हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऑफ पावर एंड डिस्टिंक्शन, राइट, कि अगर आप अपने एम्प्लॉय से ये कह दें कि अगर आप ऐसा ऐसा काम करते हो या फिर आप ये काम कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली आपका प्रमोशन होगा अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लेते हो तो, और अगर आपका प्रमोशन होगा तो आपके पास एक बेटर अथॉरिटी वाली पोजीशन होगी, यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ मोर पावर एंड डिस्टिंक्शन। तो सामने वाले को उस चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी देकर के, एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देकर के ऑफ मोर ऑफ द पावर एंड मोर ऑफ द डिस्टिंक्शन वी कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर। ओके, सेकेंड इज़ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। दूसरा आता है प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, कि आप जो भी अपना काम कर रहे हो उसमें यू शुड डिराइव सम प्राइड। आपको उस बात पे प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ हम एक काम कर रहे हैं या फिर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगर कोई वर्कर्स हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको इस चीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए, उनकी अप्रेजल, तारीफ़ उनकी करनी चाहिए। सो इफ़ दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इट इज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसका अप्रेजल मिल रहा है और उसके साथ साथ उनको एक प्राइड की फीलिंग होती है। तो थ्रू दैट feeling of pride of the workmanship also we can motivate our employees. The third one is the pleasant organization. Now the pleasant organization का, ये जो pleasant organization बनाने का काम है ये भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है
कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्लेजेंट, इतना अच्छा बना सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़, जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे काम करना, इट शुड बी अ मैटर ऑफ फन, इट शुड बी अ मैटर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। कि ऐसा नहीं कि अगर कोई एम्प्लॉय को इंडिविजुअल ऑफिस में आता है तो उसको ये लगे कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, या फिर बहुत ज़्यादा लोड लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर के काम कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर एक ऐसा प्लेजेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे वर्कर्स को आना, वहाँ पे काम करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी है, इंटरेक्टिव है, फेवरेबल कंडीशन से वहाँ पे उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें करके भी हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए। Then the next one is mutual supporting and personal attitudes. Now it also becomes very important because यहाँ पे not only the executives but also जो आपके साथ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आपका जो बिहेवियर है इट शुड बी वेरी म्यूचुअली सपोर्टिव, राइट। कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, एक एग्जीक्यूटिव अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको रिकग्नाइज कर रहा है, जो पर्सनल एटीट्यूड्स हैं वो बहुत प्लीजिंग हैं, बहुत मोटिवेटिंग हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी किसी भी इंडिविजुअल को और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल के अंदर ये एक फीलिंग जगा सकते हैं बिलोंगिंगनेस की टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये बिलोंगिंगनेस की अगर फीलिंग इंडिविजुअल के अंदर अगर हम ये फीलिंग डेवलप कर देते हैं, तो देन ऑल्सो ही बिकम्स मोटिवेटेड। कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु डू अ लॉट टू रिकग्नाइज देयर एम्प्लॉयज़, राइट। कि एम्प्लॉयज़ को अपार्ट फ्रॉम गिविंग द सैलरी फॉर द वर्क दे आर डूइंग, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स हुआ, फ्रिंज बेनिफिट्स हुए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुए, या फिर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया इन केस तो उसका कॉम्पनसेशन हुआ, फैमिली को कोई कॉम्पनसेशन दे रहा है, या फिर फैमिली के भी हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, तो ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज़ हो, एंड देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। कि इंडिविजुअल को ये लगना चाहिए दैट आई एम द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज टेक्निकली भी अगर हम देखें then organization is nothing but it is a group of the people who are working towards a common goal. So अगर हर एक इंसान ये सोचे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हम ही से है, हम ही मिल करके उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो डेफिनेटली फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस उसके अंदर डेवलप होगी और वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होगा। फाइन, सो मोटिवेशन वॉज गिवन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द चेस्टर बर्नार्ड। और हम अपने इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसमें से पॉइंट्स थे कि अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं पावर और डिस्टिंक्शन की, अगर प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप उनको दिलाया जाता है, अगर हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही प्लेजेंट है, फेवरेबल है और म्यूचुअली सपोर्टिव है हम उनके लिए, और एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अगर हम डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन मोटिवेट अवर एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर। ओके, नाउ द एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवनेस। सो द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द चेस्टर बर्नार्ड इज एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवनेस। कि अभी तक हमने बात की थी किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ के जो इफेक्टिवनेस है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव का जो इफेक्टिवनेस है इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं उनका इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स ही लेते हैं, सारे प्लान्स को वो फॉर्मुलेट करते हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग को फॉर्मुलेट करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफ़ाइन करना है, ये सारे का सारा काम एग्जीक्यूटिव्स का होता है। तो हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम कैसे कर सकते हैं इसे, सो द हाई ऑर्डर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप मेक्स द एग्जीक्यूटिव इफेक्टिव। कि इफ़ देर इज़ अ हाई ऑर्डर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, सो अगर एक एग्जीक्यूटिव है तो बट ऑब्वियसली उसके हाथ में अथॉरिटी भी होगी, और उससे पहले के भी जो थिंकर्स थे उन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात की थी, लाइक द हेनरी फेयोल एक्सेट्रा। तो पहले के थिंकर्स ने भी ये बात कही है कि अथॉरिटी शुड गो हैंड इन हैंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपके हाथ में कुछ पावर है, तो उसके साथ में आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम चेस्टर बर्नार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि जो लीडरशिप होती है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स की, तो वो बहुत ही
रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होनी चाहिए। तो अगर एक हाई ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होती है तो वो एग्जीक्यूटिव्स को इफेक्टिव बनाता है कि एज अ लीडर इफ़ यू आर यूजिंग योर पावर, इफ़ यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी, देन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ इन एग्जीक्यूटिंग दोज पावर्स। Okay, so the executive leadership demands high caliber, technological competence and technical and social skills। और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्या डिमांड करती है कि अगर हमें चाहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है या फिर ये कैसे असरटेन किया जा सकता है कि उसकी लीडरशिप इफेक्टिव है। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स चेस्टर बर्नार्ड ने बताए दैट ही शुड हैव अ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, कि टेक्नोलॉजी के साथ उसका नो हाउ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी वेल एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। सोशल और टेक्निकल स्किल्स उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एंड प्लस उसके अंदर काम करने का बहुत ज़्यादा कैलिबर होना चाहिए, राइट। ही शुड हैव अ हाई कैलिबर, ही शुड हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ही शुड हैव टेक्निकल एंड सोशल स्किल्स, राइट। तो अगर ये तीनों क्वालिटीज़ किसी भी लीडर में होती हैं या अगर ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं तो लीडरशिप को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। और अगर एक एग्जीक्यूटिव में इफ़ेक्टिव लीडरशिप है थ्रू दीज 3 पॉइंट्स तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकती है? इफ़ देयर इज़ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कैसे आएगी? अगर उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्निकल और सोशल स्किल्स है, या फिर अगर उसमें हाई कैलिबर है काम करने का। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक एग्जीक्यूटिव की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, now moving on to the next one, this is the organization equilibrium। सो ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम कैसे फाउंड होता है? सो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड दैट ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स इज मीटिंग विद द इंडिविजुअल एफर्ट्स टू सैटिस्फाई द इंडिविजुअल्स। कि इंडिविजुअल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स से मैच करते हैं, तब उस सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिकॉज एक इंडिविजुअल जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो बट डेफिनेटली he is putting in some efforts, right? But at the same time, apart from giving salary, जो बाकी के कुछ benefits होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, एम्प्लॉयज़ को बेटर फील कराना होता है, उनके ऑफिस की जो एम्यूनिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एफर्ट्स डालता है। तो जब ये दोनों एफर्ट्स एक साथ आकर के ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ एन आइडियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर ऐसी स्टेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके एम्प्लॉयज़ बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा आउटपुट देंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम है कि स्टैटिक नहीं है, इट इज़ डायनामिक, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन आपका इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे ही रहेगा। नो, इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम। ठीक है, और किस तरीके से चेंज हो सकता है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन इट एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वाई? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एफर्ट करेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन द सोसाइटी कि किस तरीके से दे आर हैविंग सर्टेन चेंजेस इन द सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिफर कर सकता है। ओके, फाइन। So, thus the Bernard contributions show how he was concerned for the development of the organization's social systems। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे चेस्टर बर्नार्ड के, इनका सोशल सिस्टम्स अप्रोच थी, और इस तरीके से हमने ये देखने को मिला कि जो इनकी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सोशल सिस्टम्स। की सोशल सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा था, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिवनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, अथॉरिटी का टॉप बॉटम नहीं बल्कि बॉटम अप अप्रोच हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सोशल सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए इनकी थ्योरी सोशल सिस्टम्स थ्योरी कहलाती है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ।